छत्तीसगढ़ का इतिहास हमने जब पिछला टॉपिक छोड़ा था वो कलचुरियों की लाहौरी शाखा थी, हमने बात कर ली। रतनपुर कलचुरी पे बात कर ली, उसके अंतर्गत जितने टॉपिक्स है उस पर हमने बात कर ली। रायपुर की लाहौरी शाखा पे भी हमने बात कर ली। टॉपिक्स पे बात करने के बाद उनकी जो लास्ट वाली टॉपिक है, ठीक है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था या फिर शासन प्रशासन। उसके बाद आगे चल के आपको राजस्व व्यवस्था देखना है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, साथ में आपको देखना है उनकी धार्मिक व्यवस्था। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आज आपके दिमाग में उतार के रहूँगा, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो लास्ट में आप खुद रियलाइज़ करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ भाई, सीजी हिस्ट्री कुछ इस हिसाब से पढ़नी चाहिए, समझते हुए पढ़नी चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझते हुए चलना है। यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सिर्फ आप इनिशियली 5 मिनट अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो की जो इम्पोर्टेंस है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा है। ठीक, तो शुरू करते हैं। याद रखना, कलचुरी जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली राजवंश है। तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली इस राजवंश की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक नजर आती है। मैं 3 चीज़ बोलूँगा, एक है राजतंत्रात्मक, एक आगे जाओगे तो वो लोक कल्याणकारी भी आपको नजर आएगी। ठीक है, लोक कल्याणकारी है। एक है विकेंद्रीकृत। तो ये राजतंत्रात्मक क्या होती है? एक्चुअल में इनके जो शासन हमें राजतंत्रात्मक नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि राजा के माध्यम से शासन हो रहा है, राजा सर्वे सर्वा है, जो इसके शक्ति का केंद्र है। ठीक है, वो शक्ति का केंद्र बिंदु राजा है, मतलब राजा के माध्यम से शासन हो रहा है। तो ये राजतंत्रात्मक, ठीक है, तो ये राजतंत्रात्मक नजर आ रहा है। लोक कल्याणकारी, इसको समझाने की जरूरत है नहीं। विकेंद्रीकृत एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या? विकेंद्रीकृत। इनका जो शासन व्यवस्था है विकेंद्रीकृत नजर आता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ राजा के पास पूरी शक्ति नहीं है, सिर्फ वही कैप्चर करके शक्ति को नहीं रखा है, शक्ति उसके पास है, शक्ति का मुख्य केंद्र राजा ही है। ठीक है, राजा ही सर्वे सर्वा है। लेकिन इनके जो शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं उनको भी यह अधिकार दिया गया है, उनको भी यह शक्ति दिया गया है या फिर यह शक्ति दी गई है कि वो अपने निचले क्रम के जितने अधिकारी होते हैं, अपने अधीनस्थों को कहा जाता है, उनकी वो नियुक्ति कर सकते हैं। उनको अब जब बर्खास्त करने की जब बारी आए तो बर्खास्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विकेंद्रीकृत इनकी शासन व्यवस्था हमें नजर आती है। इसका मतलब यहाँ है, यहीं पे लिख लेना, जो शीर्ष अधिकारी होते हैं उनको यहाँ भी अधिकार दिया गया है, यहाँ भी शक्ति दी गई है कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करे और बर्खास्तगी भी करे। ठीक है, इस विशाल साम्राज्य को आप देखोगे या फिर विशाल राज्य को आप देखोगे तो संपूर्ण कलचुरी राज्य जो है गढ़ों में विभाजित नजर आती है। यहीं पे आप प्रशासनिक इकाई की बात करोगे। ठीक है, क्या? प्रशासनिक इकाइयाँ। ठीक है, अब अलग से आप एक सब टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? प्रशासनिक इकाइयाँ। ये संपूर्ण कलचुरी राज्य को आप देखोगे तो अनेक प्रशासनिक इकाइयों में आपको बटन नजर आएगा। जैसे कि आपका कलचुरी राज्य है, इसको अच्छे से समझ लेना। इसको वर्टिकल लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर कलचुरी कालीन जो आप राज्य की बात करते हो, ये अनेक प्रशासनिक इकाइयों में आपको बटन नजर आएगा। कैसे देखना? ठीक, राज्य ये वर्तमान का आप राज्य इससे भी तुलना कर सकते हो। जैसे कि वर्तमान छत्तीसगढ़ है, आगे चल के वो किस में बटा होगा? ठीक है, संभागों में बटा है। ठीक है, संभागों में बटा होगा, ऐसा नहीं, संभागों में बटा है, आगे चल के फिर वो जिलों में बट जाएगा। तो जो राज्य है कलचुरी कालीन, ये आगे जाके राष्ट्र में बटा होता है उस समय। ठीक, अब ये भी आगे जाएगा और ये फिर विष में जला, ठीक है, विषय में, विष नहीं विषय, या फिर इसको विष भी बोला जाता है, विष या विषय। ठीक है, इसमें बटा होगा। ये विषय आगे जाके देश में या जनपद में। इसका मतलब यह है कि इसको अब देश से तुलना मत करना। ठीक है, उस समय से देश या जनपद कहा जाता था, जो कि वर्तमान का तहसील हो जाएगा ये। ठीक, इसके भी आगे जाओगे तो वो मंडल में बटा होता था। इसको अच्छे से याद रखना, एक क्रम से भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मंडल में बटा होता था। अब इसके आगे जाओगे तो फिर एक गढ़ आ जाएगा। गढ़ के बाद एक बरहो है, मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखना, ये वैसे ही है जैसे वर्तमान के छत्तीसगढ़ से इसे रिलेट करोगे तो राष्ट्र क्या हो जाएगा? संभाग। इसकी तुलना आप संभाग से कर सकते हो। क्लियर है? विषय क्या हो जाएगा? जिला। इसकी तुलना आप जिला से कर सकते हो। जो देश या जनपद हम लोग उस समय के देख रहे हैं, ये वर्तमान के तहसील हो जाएगा, वर्तमान के तहसील के समान था। ठीक, अब मंडल की बात करते हो तो वर्तमान के विकासखंड था। अब आगे चल के गढ़ में बटा हुआ है। गढ़ 84 ग्रामों का समूह होता था। ये जो बरहो आप देख रहे हो, ये 12 ग्राम का समूह होता था। उसके बाद प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? ग्राम थी। अब यहाँ समझना, ग्राम के जो प्रमुख होता था उसे गौटिया कहते थे, सब जानते हैं। ठीक है, उसे गौटिया कहते थे।
बरहो याद रख लेना, ये 12 ग्रामों का समूह होता था। इसको अच्छे से देखना, या फिर आप नोट कर रहे तो नोट कर लो। 12 ग्रामों का इस समूह होता था। अब इसके जो प्रमुख होगा उसको जो है याद रख लेना तालुकाधिपति, या फिर इसे, ठीक है, ये तालुकाधिपति या फिर दाऊ, अच्छा ये चीज़ है दाऊ है, ठीक है, मैं यहाँ पे दाऊ जोड़ रहा था। तालुकाधिपति है और दाऊ है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, बरहो है, इसे आप स्लेश करके तालुका भी लिख लेना, ठीक है, क्या तालुका, तो बरहो या फिर तालुका इसे कहते थे। इसके प्रमुख को तालुकाधिपति कहते थे या फिर दाऊ कहा जाता था। ये 12 ग्रामों का समूह होता था। अब जो गढ़ आप देख रहे हो, ये 7 बरहो, ठीक है, याद रख लेना, 7 बरहो को मिला के एक गढ़ होता था। अब 7 बरहो मतलब कितना हो जाएगा, एक बरहो मतलब आपका 12 ग्राम हो गया, ठीक है, इक्वल टू मतलब इनटू हो जाएगा 7 बरहो, ठीक है, इक्वल टू 84 विलेजेस। तो ग्रुप ऑफ 84 विलेजेस वो क्या कहलाएगा, गढ़ कहलाएगा, ठीक है। तो 7 बरहो का समूह बोले या फिर 84 ग्रामों का समूह बोले, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, गढ़। आपको अगर ऑप्शन बोले तो दोनों चीज़ याद रख लेना। इसके अब प्रमुख को दीवान कहेंगे, क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था, ठीक है। और इसे गढ़ाधिपति भी कहेंगे, ठीक, गढ़ाधिपति भी कहा जाता था। इतना क्लियर है। मंडल को भी याद रख लेना, मंडल के जो प्रमुख होता था उसे मंडलाधिपति कहेंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ग्राम, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, फिर कह रहा हूँ। इसके प्रमुख को गौटिया कहा जाता था। ग्रामों की जो संख्या है 1 लाख होती थी, 1 लाख प्लस अगर ग्राम है, ठीक है, संख्या अगर इसकी 1 लाख प्लस है ग्राम, उसके जो समूह होता था और उसके जो समूह है और उसके जो समूह के प्रमुख जो होता था, ठीक है, उसको जो है याद रख लेना महामंडलाधिपति कहते थे, ठीक है, महामंडलाधिपति कहा जाता था। इसे महामंडलेश्वर भी कहा जाता था। आई होप कि मैंने आपको यहाँ तक समझाने में, ठीक है ना, ठीक से समझा पाया होगा, आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ % भी मैंने आपको यहाँ तक समझाया होगा। तो ये तो रहा इनके प्रशासन के बारे में इनिशियली चीज़। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है, ठीक। अब आगे आपको याद रख लेना है इनके अधिकारियों के बारे में। अधिकारीगण हो गए, ठीक है, और इनके किसके बारे में, मंत्रियों के बारे में। आपको पता है इतनी बड़ी साम्राज्य है, इसके प्रशासन के लिए सिर्फ राजा अकेला काफ़ी तो नहीं रहेगा, उसके लिए अनेक मंत्रियों की ज़रूरत होगी, अनेक अधिकारियों की ज़रूरत होगी। तो इतनी बड़ी साम्राज्य के प्रशासन के लिए मंत्रियों का समूह होता था। आपने सुना होगा अमात्य मंडल। तो आपका अब जो टॉपिक रहेगा वो है अधिकारीगण, ठीक है, अधिकारीगण या फिर विभिन्न मंत्रियों के नाम ये आपके टॉपिक है। इतनी बड़ी जो साम्राज्य है, इसके शासन प्रशासन के लिए एक संस्था काम करती थी जिसका नाम है अमात्य मंडल, ठीक है। तो इतने बड़े साम्राज्य के शासन प्रशासन के लिए याद रखना अमात्य मंडल नामक एक संस्था थी। मतलब अमात्य मतलब मंत्री होता है, मतलब मंत्रियों की एक, है ना, मंडल थी, एक संस्था थी, ठीक है, जो कि राजा को शासन प्रशासन में सलाह देती थी। मतलब ये राजा के लिए परामर्शदात्री या फिर आप बोल सकते हो है ना, सहयोग करने वाली, ठीक है, क्या थी, संस्था थी। क्लियर है। लेकिन शक्ति का जो मुख्य केंद्र तो राजा होता था, राजा ही सर्वे सर्वा होता था, अंतिम राजा ही है, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। अब प्रमुख अधिकारी कौन होते थे, मंत्रियों के नाम आपको पूछे जा सकते हैं। मतलब मंत्री को क्या कहा जाता था, संचार विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था, आपको पूछा जा सकता है कि इनकी जो अश्व सेना थी, मतलब घोड़ों वाली जो सेना थी, उसके प्रमुख को क्या कहते थे, इनके जो हाथी सेना थी उसके प्रमुख को क्या कहते थे। ये सब पढ़ते हो, आपको क्वेश्चन में देखने को भी ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं युवराज से, जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो किसी स्टार्ट कर रहे हैं, युवराज। युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। एक बार हम लोग लिख लेते हैं। आगे आप जाओगे तो महामंत्री की बात होगी, फिर आगे जाओगे कि महाअध्यक्ष होगा एक, इसके भी आगे जाओगे, ठीक है, महामंत्री, महाअध्यक्ष, महाप्रमात्री। ये टर्म आपको बार बार आप रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग रिवाइज करने की कोशिश भी करेंगे। महाप्रमात्री है, उसके बाद आप जाओगे, ठीक है, महाप्रतिहार, महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, इसके साथ में आप महाक्षपटलिक, इसकी बात करोगे, इसको एक साथ याद रख लेना, महाप्रतिहार है। उसके बाद महासंधि विग्रहक, इसकी आप बात करोगे। इतनी चीज़ों को देख लो। जो युवराज होता था ये जो है, ठीक है, राजा का उत्तराधिकारी था। क्या था,
राजा का उत्तराधिकारी था। क्लियर। महामंत्री ये इस काल की सर्व प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, इस काल का जो है सर्व प्रमुख, याद रख लेना, ठीक है, अधिकारी था। सबसे प्रमुख अधिकारी महामंत्री होता था। ठीक है। आपने रत्नदेव तृतीय के समय एक नाम सुना होगा, गंगाधर। मैंने इसको पढ़ाया था, गंगाधर। ठीक है, वो इसी पोस्ट पे, ठीक है, क्या था, या इसी पोस्ट पे जो है था। ठीक है, इसी पोस्ट पे पोस्टेड था। ठीक है, तो जो आप महामंत्री देख रहे हो, इस सर्व प्रमुख अधिकारी होता था। रत्नदेव तृतीय के समय जो गंगाधर था, ठीक है, वो इसी पोस्ट पे था। क्लियर है। ये जो है राजा का प्रमुख सलाहकार था। आपको बोले राजा का जो प्रमुख सलाहकार था वो कौन था? ठीक है, तो महामंत्री था। फिर कह रहा हूँ, रत्नदेव तृतीय के समय गंगाधर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो रत्नदेव तृतीय का मंत्री था। महाअध्यक्ष याद रख लेना, ये सचिवालय का प्रमुख था। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सचिवालय का प्रमुख कौन था? ठीक है, तो कौन होगा? महाअध्यक्ष। ये जो है राजा एवं प्रजा के बीच, जो राजा है और जनता है, इनके बीच एक कड़ी का काम करता था, एक माध्यम का काम करता था। ठीक है, कौन था? वो महाअध्यक्ष था। ये अत्यंत धार्मिक था। ठीक है, कला निपुण होता था। जो आप महामंत्री देख रहे हो, ये अत्यंत सुरवीर होगा, विद्वान होगा, कुशल होगा। जैसे उसका पोस्ट है उस हिसाब से उसके पास क्षमता होगी। ठीक है, तो अत्यंत सुरवीर, कुशल, विद्वान की आप बात करते हो तो महामंत्री था। ठीक है, और महाअध्यक्ष ये भी धार्मिक और कला निपुण होता था। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाप्रमात्री और महाक्षपटलिक एक साथ याद रखना। महाप्रमात्री, ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ, है ना। पहले मैं महाप्रमात्री बता रहा हूँ। ये जमा विभाग याद रख लेना, जमाबंदी विभाग। जमाबंदी विभाग जमाबंदी विभाग इसका प्रमुख होता था। और जो महाक्षपटलिक देख रहे हो, ये राजस्व प्रमुख होता था। और जो जमाबंदी विभाग का जो प्रमुख है, जिसे आप महाप्रमात्री कह रहे हो, ये भू लगान वसूलता था। ये भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भू लगान कौन वसूलता था, जो कि आपके भूमि कर है। ठीक है, उसकी निर्धारण भी कौन करता था? महाप्रमात्री करता था। और महाक्षपटलिक ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होगी, तो महाप्रतिहार में चलता हूँ। ये महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख था। कौन था? संचार विभाग से जुड़ा हुआ था। महासंधि विग्राहक ये विदेश विभाग प्रमुख था। ठीक है, विदेश विभाग प्रमुख था। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे 2-3 चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उधर जाएंगे। ये महासंधि विग्राहक हो गया। यहीं पे लिख लेना महापुरोहित। क्या? महापुरोहित। और इसके साथ में आपको याद रख लेना है धर्मलेखी। आपको यदि नहीं दिख रहा होगा तो आप आवाज़ सुन के लिखेंगे। महापुरोहित ये राजगुरु होता था, मतलब धार्मिक विभाग का प्रमुख। ठीक है, ये राजगुरु होता था। ठीक, यहीं पे लिख लेना। एक कौन होता था? राजगुरु होता था, धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। और जो आप धर्मलेखी देख रहे हो, ठीक है, वो महापुरोहित या फिर राजगुरु या फिर धार्मिक विभाग के जो प्रमुख है, इसके अधीन रहकर इसका दान पत्र लिखने का कार्य करता था। ठीक है, क्या करता था ये? दान पत्र लिखने का कार्य करता था। एक बार हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है युवराज, उसको याद करने की जरूरत है नहीं, सभी जगह आपको पता ही होगा, राजा का बेटा युवराज ही कहलाता है। ठीक, तो राजा का उत्तराधिकारी था। महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी, राजा का प्रमुख सलाहकार। ठीक है, जो कि अत्यंत सुरवीर विद्वान था। ठीक, अत्यंत सुरवीर था, विद्वान था और वो कार्यकुशल था। और रत्नदेव तृतीय, इसको तो भूलना ही मत, ये पूछा भी गया है। ठीक है, रत्नदेव तृतीय इसके समय में गंगाधर इस पद पर था। क्लियर है। महाअध्यक्ष ये सचिवालय का प्रमुख था। राजा एवं प्रजा के मध्य कड़ी का काम करता था। ये भी कला निपुण एवं धार्मिक एवं कला निपुण था। क्लियर है। महाप्रमात्री और महाक्षपटलिक, इसको आपको एक साथ याद रख लेना है। जो महाप्रमात्री था ये जमाबंदी विभाग प्रमुख था, जो कि भू लगान वसूलता था। आपको पूछा जा सकता है भू लगान कौन वसूलता था? ऑप्शन में महाक्षपटलिक भी हो और महाप्रमात्री भी हो, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि महाक्षपटलिक राजस्व विभाग का प्रमुख है, लेकिन जमाबंदी विभाग इसके प्रमुख महाप्रमात्री था, जो कि भू लगान वसूलता था। क्लियर है। महाप्रतिहार संचार विभाग प्रमुख था। महासंधि विग्राहक विदेश विभाग प्रमुख था। महापुरोहित राजगुरु था, धार्मिक विभाग प्रमुख था। धर्मलेखी ये दान पत्र लिखता था। यहाँ पे एक चीज़ और मैं लिखा सकता था, वो है महामात्य। महामात्य के बारे में मुझे कुछ किताबों में मिला है कि वो क्या प्रमुख मंत्री था। ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और मिला है महामात्य के बारे में कि वो वित्त मंत्री था। ये दोनों को आप डेस्क करके लिख लेना।
अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके आगे आपको और याद रखना है, मैं एक साथ मिला दिया हूं है ना, अधिकारियों को भी मंत्रियों को भी, क्योंकि वो नहीं पूछता है कि इनमें से अधिकारी कौन था, इनमें से मंत्री कौन था। वो डायरेक्ट पूछता है, या तो ऐसे बोल के पूछे, इधर को क्वेश्चन बनाए इधर आंसर बनाएगा, इधर क्वेश्चन बनाएगा तो इधर आंसर बनाएगा, बस ऐसे आपको याद रखना है। आगे आप जाओगे तो महाभंडागारिक है, महाभांडागारिक इसकी बात होगी। महाभंडागारिक के बाद महाकोटपाल देखोगे। महाभंडागारिक जैसे कि आपको इसके उससे ही समझ में आ रहा होगा, ये जो है कोषाध्यक्ष था। आपको पूछा जा सकता है कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे, महाभंडागारिक है। दुर्ग की रक्षा करने वाला, क्या दुर्ग की रक्षा करने वाला, उसे महाकोटपाल कहते थे। कोट से किला याद रख लेना, किला मतलब दुर्ग, ठीक है। तो महाकोटपाल, कोट से किला बोल लेना, मतलब वो दुर्ग की रक्षा करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे महासेनापति याद रख लेना। महासेनापति ये सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। कौन, महासेनापति, या फिर इसे सेनापति भी कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाला था, महासेनापति बोले वो सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होगा, लेकिन राजा सेना विभाग का सर्वोच्च सेनापति होता था, ठीक है। दोनों कंफ्यूज ना होना। अगर आपको बोले सेना विभाग का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राजा होता था, ठीक है। और सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आपको बोले, ठीक है, तो वो महासेनापति होता था। इसमें आपको देखना है, ठीक है। उसे महासेनापति कहते थे, कंफ्यूज ना होना। हालांकि मैं ही यहाँ पे हो गया था। ये आपका महासेनापति, ये सेना विभाग का, ठीक है, फिर सैन्य प्रमुख आप बोल सकते हो, सर्वोच्च अधिकारी था। इसके बाद आप देखेंगे तो महापिलुपति है। इसको जल्दी करते, बहुत सारा टॉपिक है। महास्वसाधनिक आपको देखने को मिलेगा, आपको चाट देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे भाट देखने को मिलेगा। चाट भाट हो गया, ठीक है। दुष्ट साधक की आप बात करोगे, इसको जल्दी से देख लेना। महापिलुपति मतलब ये जो है हाथी विभाग का प्रमुख हो जाएगा, मतलब हाथी सेना का प्रमुख, सॉरी हाथी विभाग बोलता हूँ, हाथी सेना का प्रमुख। महास्वसाधनिक घोड़ा सेना का प्रमुख हो जाएगा। चाट मतलब पुलिस हो जाएगा, पुलिस को चाट कहते थे। आपके भाट ये सैनिक को कहा जाता था। दुष्ट साधक ये चोर पकड़ता था, ठीक है, ये चोर पकड़ने का कार्य करता था। आगे आप जाओगे तो पूर्व प्रधान होगा, इसको इग्नोर ना करना है ना, अच्छे से पढ़ना। पूर्व प्रधान होगा। ग्रामकूट की आप बात करोगे, ठीक, अच्छे से लिख भी लेना, ग्रामकूट। पूर्व प्रधान ये नगर प्रमुख होता है, और ग्रामकूट, ठीक है, एक ग्राम का प्रमुख होता था। तो ग्राम के प्रमुख को, ठीक है, ग्रामकूट कहते थे। आपके जो नगर के प्रमुख है उसको जो है पूर्व प्रधान कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे याद रख लेना, नगर की जो रक्षा करने वाला था, ठीक है, वो सैनिक होता था, ठीक, और संपत्ति की रक्षा करने वाला वो जो है पुलिस होता था। मैं आगे बताऊंगा जब हम लोग सैन्य विभाग पढ़ेंगे, पुलिस विभाग पढ़ेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी। तो पूर्व प्रधान याद रख लेना, नगर प्रमुख, ग्रामकूट याद रख लेना, ग्राम प्रमुख, यहाँ पे सोलकिक करके आप लिख लेना। एक कर संग्रहण अधिकारी होता था। कर, ठीक है, निर्धारण कोई और कर रहा है, ठीक है, और उसका संग्रहण का अधिकारी कोई और है, ठीक, इसको आपको याद रख लेना। तो सोलकिक एक कर संग्रहण अधिकारी होता था। गमागमिक यहाँ पे आपको लिखना है, गामागमिक है एक्चुअल में, गामागमिक जो कि यातायात अधिकारी होता था। तो इतनी चीज़ों पे आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और आप पिछले ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, व्यापम के द्वारा आयोजित हो या फिर CGPSC के द्वारा आयोजित हो, ठीक है, सभी में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से दिखे हुए या फिर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए नज़र आ जाएंगे। अब हम लोग ये सब पे बात कर लिया है, तो अब हम लोग उस पे बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, सैन्य विभाग और पुलिस विभाग। और यहीं से आपके जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ है कि जितने चीज़ों को आपने यहाँ पे देखा है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिटाने में दिक्कत होता है, चिपकता है बार बार, मुझे यहाँ पे कुछ डाल के मिटाना पड़ता है, लिक्विड, जैसे कि आपको पता होगा पिछले भी कुछ क्लास हमने इस चीज़ में कर भी नहीं पाया था, है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब कोशिश करते हैं कि चीज़ें अच्छी हो। आगे आप देखने की कोशिश करना, सैन्य, ठीक है, व्यवस्था। अब इसके साथ में हम लोग बात कर लेंगे, वो हो जाएगा पुलिस व्यवस्था, ठीक है, सैन्य व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था। जैसा कि मैंने कहा है कि राजा, ठीक है, इस काल में सर्वोच्च सेनापति होता था। तो आपको बोले सर्वोच्च सेनापति कौन था, ठीक है, वो राजा था। लेकिन सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था, या फिर सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था, ठीक है,
तब कौन हो जाएगा उत्तर, ठीक है, महासेनापति। तो सैन्य विभाग का या फिर सैन्य प्रमुख आपको बोले तो हो जाएगा महासेनापति, ठीक, इसको आपको याद रख लेना है। कलचुरी कालीन आपके पास स्थायी एवं, ठीक है, अस्थायी दोनों प्रकार की सेना देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इनकी सेना अस्थायी थी, इनके पास सेना जो है स्थायी भी थी, दोनों प्रकार की सेना थी, लेकिन इनकी सेना अपर्याप्त थी, इसको भी आपको याद रख लेना है, अपर्याप्त थी, सफिशिएंट सेना नहीं थी, पर्याप्त सेना नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जब इनको ज़रूरत पड़ेगा तो सेना की आपूर्ति करेंगे, किसी को मंगेंगे, ठीक है। तो युद्ध हो गया, ऐसी कुछ परिस्थिति बने या फिर इम्पोर्टेंट उनको आवश्यक हो, ठीक है, तो आवश्यकता पड़ने पर वो जमींदारों से और जागीरदारों से, ठीक है, जमींदारों एवं जागीरदारों होते हैं, इनसे जो है वो सेना, ठीक है, की पूर्ति करते थे, क्लियर है। लेकिन इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाएगी कि इनकी सेना चतुरंगी थी। अब ये चतुरंगी, चतु तो समझ में आता है, ये है ना, रंगी क्या है, तो आपने सुना होगा कई प्रकार के, उसे क्या कहते हैं, रंग के, ठीक है। तो इनकी जो सेना थी वो चतुरंगी थी, मतलब 4 प्रकार की थी। कैसे याद रख लेना, रथ सेना इनके पास थी, इनके पास पैदल सेना थी, ठीक है, इनके पास आपने इसके पहले देखा है अश्व सेना थी, जिसे घोड़ा आप कह रहे हो, इनके पास हाथी सेना थी, जिसके प्रमुख को महापीलुपति कहते थे। यह भी लिख लेना, अश्व सेना के प्रमुख को क्या कहते थे, महास्वसाधनिक, ठीक है। और वहीं पे एक चीज़ और लिख लेना, जो हाथी सेना है इसके प्रमुख को, ठीक है, महापीलुपति कहा जाता था, ठीक, इसको भी आपको लिख के रखना है। अब इसके आगे आप देखेंगे, ठीक है, ये तो रहा इनकी सेना के बारे में। अब जो सैन्य व्यवस्था है, यहीं पे एक चीज़ और याद रख लेना, ये बाहरी शत्रुओं के, ठीक है ना, उनसे बचने के लिए, बाहरी शत्रुओं का आक्रमण ना हो जाए या फिर उनसे सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। तुम्माड़ हो गया, रतनपुर, कोसगई हो गया, चैतुरगढ़, मल्हार, इनमें इन्होंने जो है किलों का निर्माण करके रखा था, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज़ और लिख लेना, जो किला का निर्माण जब इन लोग कर रहे हैं तो उस किले की रक्षा करने वाला, दुर्ग की रक्षा करने वाला, मैंने आपको बताया था, उसे महाकोटपाल, ठीक है, कहा जाता था। ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये तो रहा इनके क्या, सैन्य व्यवस्था, ठीक है। अब हम लोग पुलिस व्यवस्था पर बात करते हैं, ठीक। पुलिस व्यवस्था, आपको पता है राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था, इनको बनाए रखने के लिए सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था, जिसे दंडपाशिक कहते थे। अच्छा, मैंने दंडपाशिक आपको वहाँ पे नहीं लिखाया, वहाँ पे जाके लिख लेना है ना, प्रमुख अधिकारियों में लिख लो। एक चीज़ और लिख लेना, भूलना मत इसको, दंडपाशिक मतलब सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था, ठीक है। तो आपको याद रख लेना, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था, इसको बनाए रखने के लिए दंडपाशिक नामक एक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था, ठीक है। यहीं पे और लिख लेना, जो कि दुष्ट साधक है। कौन है दुष्ट साधक? एक कौन होता था? ये चोरों को पकड़ने का कार्य करता था, ठीक, चोरों को पकड़ने का कार्य करता था। यहीं पे एक चीज़ और याद रख लेना, यातायात पुलिस या फिर यातायात अधिकारी है, सॉरी पुलिस नहीं, यातायात अधिकारी, इसको गामागमिक कहते थे, क्लियर है। संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी, इसको आपको नहीं भूलना है। तो वहीं पे नगरों की रक्षा के लिए सैनिक थे, जिन्हें क्रमशः चाट एवं भाट कहा जाता था, ठीक, याद रहेगा। संपत्ति की रक्षा कौन करती थी? ठीक है, पुलिस करती थी, पुलिस को चाट कहते थे, आपको पूछा जा सकता है। नगरों की रक्षा कौन करती थी? ठीक है, सेना करती थी या फिर सैनिक करती थी, जिसे जो है भाट कहा जाता था। फिर कह रहा हूँ, शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च पुलिस अधिकारी था, ठीक है, चोर पकड़ने के लिए दुष्ट साधक था, आपका यातायात अधिकारी उसे गामागमिक कहते थे, संपत्ति की रक्षा पुलिस करती थी जिसे चाट कहते थे, ठीक है, नगरों की रक्षा सैनिक करती थी जिसे भाट कहा जाता था। तो इतनी चीज़ों पे आपको बात करनी है सैन्य व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक आएगा, ठीक है, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आपको कुछ नहीं लिखना है, एक न्याय अधिकारी के बारे में लिखना है जिसे डांडिक कहा जाता था। अब इसको भी याद रख लेना, जो भी आपने अधिकारियों की बात की है, अधिकारी गणों की बात की है, पहले मंत्रियों की बात की है, ठीक है, वहाँ पे लिख लेना, एक चीज़ और लिख लेना, डांडिक एक ऐड कर लेना, जो कि न्याय अधिकारी होता था। तो न्याय व्यवस्था भी यहाँ पे आपका खत्म होता है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, बस एक चीज़ लिख लेना,
न्याय अधिकारी को डांडिक कहते थे, लेकिन अंतिम अपील राजा का था। ठीक है, मतलब अंतिम अपील आप राजा के पास कर सकते थे। ठीक है, राजा का ही ठीक अंतिम सुनवाई होती थी। ठीक, तो सरे सर्वा वहाँ भी राजा होता था। तो ये तो रहा इनके सैन्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की बात। अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे वहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, राजस्व व्यवस्था पे, और साथ में हम लोग बात कर लेंगे स्थानीय प्रशासन पे। ठीक।